नमस्कार, जय भीम। मैं पूर्ण शिल्पकार और आप देख रहे हैं शिल्पकार बिगुल। दोस्तों, आज 26 अगस्त है और आज के दिन उत्तराखंड याद करता है अपने पर्वतीय अम्बेडकर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को। उनकी इस जयंती के अवसर पर शिल्पकार बिगुल की ओर से मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के जीवन संघर्ष के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और आज शिल्पकार बिगुल ने उनके बारे में जानकारी देने के लिए बातचीत की है बामसेप के प्रांतीय महासचिव माननीय दिनेश टमटा जी से। सर, जय भीम। शिल्पकार बिगुल में आपका बहुत स्वागत है। जय भीम, जय मूल्यवासी सर। शिल्पकार बिगुल चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे चैनल पर बुलाया। सर, आज हम मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की 134वीं जयंती मना रहे हैं, तो सर उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के जीवन वृत्त पर हम प्रकाश डालें तो सबसे पहले मैं मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों को, सभी मूल निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं उनके जन्मदिवस की। और राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी 26 अगस्त 1887 को एक ताम्र परिवार में अल्मोड़ा में जन्मे और बाल्यकाल में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिस कारण से उनका पालन पोषण श्री कृष्ण टमटा उनके मामा जी जो हैं उनके घर पर उनका पालन पोषण हुआ और वहीं उन्होंने डिग्गी बंगला स्कूल से प्राइमरी की परीक्षा पास की और साथ ही मिशन स्कूल से वहाँ पर हाई स्कूल में दाखिला लिया। फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई थी। फिर उन्होंने अपने मामा के साथ, उनकी कपड़े की दुकान थी वहाँ पे कृष्ण मेमस के नाम से, तो वहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया। फिर मामा जी ने धीरे धीरे उनको सामाजिक कार्यों में लगाना शुरू किया, तो 1905 में उन्होंने तुरंत टमटा सुधारक सभा बनाई और टमटा सुधारक सभा के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके फिर देखा, जब उसमें काम करना शुरू किया तो इस डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी को उन्होंने, जिसको बहुत गंदे गंदे नामों से यहाँ पर पुकारा जाता था, डिप्रेस किया जाता था, तो उसको एक अच्छा नाम दिलाया, एक सम्मानजनक नाम शिल्पकार दिलाया और वो शिल्पकार दिलाने में उन्होंने बहुत प्रयास किया। ये शिल्पकार नाम जो है 1925 में दिलाया। शिल्पकार नाम दिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? थोड़ा इस विषय पर कुछ बताइए सर। जी, ऐसा था उस समय। एक तो इसके दो कारण हैं जो मैंने एनालिसिस किया अपने अनुभव के हिसाब से। इसके दो कारण रहे होंगे। एक तो जो गंदे नामों से हमारे समाज को संबोधित किया जाता था, तो उसके लिए एक बढ़िया सा नाम था, एक अच्छा नाम था, सम्मानजनक नाम था। एक तो ये कारण था कि शिल्पकार नाम दिया। दूसरा, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर 51 जातियां थी। पहले देखिए, उन्होंने 1905 में टमटा सुधारक सभा बनाई, वो केवल एक जाति का हो गया था, जबकि यहाँ पर 51 जातियां थी। तो उन 51 जातियों को एक सूत्र में बांधना था, क्योंकि जातियों से बट करके हमारा जो है भला नहीं होने वाला था। तो उन्होंने वो शिल्पकार नाम का इस्तेमाल इसलिए भी किया कि वो 51 जातियों को एक क्लास बनाना चाहते, यानी कास्ट को क्लास में कन्वर्ट करना चाहते थे। सर, 1925 में हमें शिल्पकार नाम मिला जी, लेकिन आज 90-95 वर्षों के बाद भी जी, उत्तराखंड के लोगों ने शिल्पकार नाम को नहीं अपनाया, वगैरह वगैरह नाम जो है रखने शुरू कर दिए। सर, इसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो एक जिसको हम क्रमिक असमानता की व्यवस्था कहते हैं। एक हम कभी उसको मनुवाद के नाम से जानते हैं, कभी ब्राह्मणवाद के नाम से जानते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था है जो ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था है और उसी व्यवस्था से हमारा समाज भी ग्रसित है। जो एक ऊंच नीच की व्यवस्था है उससे ग्रसित है। तो इसलिए जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने सोचा था कि ये जो 51 जातियां हैं, इनकी हम एक वर्ग बना दें, इनको एक वर्ग में सजो दें, जिससे ये जातियां खत्म हो जाए, इनके अंदर एक यूनिटी का भाव, एक एकता का भाव उत्पन्न हो, ये लोग एक हो जाएं। लेकिन हमारा समाज जो इस व्यवस्था का शिकार था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, उसमें क्या हुआ कि वो भी ऊंच नीच और इस चीज को मानता है और जिस कारण वो आज भी उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, जो समाज सेवी लोग हैं, कि ये सब खत्म होकर के केवल एक वर्ग बने। लेकिन वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आज भी हमारा समाज घुसा पड़ा है, वो जागरूक नहीं हो पाया कि ये जातियों में बंटने से हमारा क्या नुकसान है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि
वो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का शिकार होते हुए वो आज तक शिल्पकार नहीं बन पाया, एक वर्ग नहीं बन पाया। सर एक सवाल और है कि उत्तराखंड में जब लोगों को शिल्पकार नाम दिया यहाँ के लोगों को, लेकिन लोगों ने शिल्पकार नाम लिखने के बजाय आर्य नाम लिखना शुरू किया। सर उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। और जहाँ तक मैं समझा, इतिहास जितना मैंने पढ़ा, हम लोग आर्य नहीं थे बल्कि अनार्य थे और हमको ये जबरन आर्य बनाया गया। और फिर कुमाऊं क्षेत्र में जो आर्य लिखते हैं उसके पीछे मुझे जो कारण लगता है कि एक खुशीराम टमटा जी ने एक आंदोलन जो चलाया आर्य समाज का, उस खुशीराम जी ने एक शिल्पकार सुधारणी सभा के नाम से एक समिति का गठन किया था। तो वो समिति के माध्यम से उन्होंने एक जनेऊ अभियान चलाया था, लोगों को जनेऊ पहनने का अधिकार दिलाने के लिए। और उन्होंने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया कि जनेऊ पहन लेंगे तो हम भी इनकी तरह, ब्राह्मणों की तरह हम भी ऊंचे हो जाएंगे, तो शायद ये जो असमानता, जो कर्मिक असमानता है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा खुशीराम जी का मानना होगा। तो उन्होंने बहुत जगह बहुत कष्ट भी झेले, बहुत जगह उनके ऊपर पथराव भी किया गया, बहुत जगह उनको प्रताड़ित भी किया गया। और उनको भी हम टमटा जी के जयंती के अवसर पर याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं उनका भी, वो भी हमारे महापुरुष हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये तो नहीं हो पाया कि जनेऊ पहनने से हम लोग ब्राह्मणों के समान ऊंचे हो गए। और लेकिन ये जरूर हुआ कि मुझे जो लगता है कि हम लोगों ने आर्य समाजी व्यवस्था से वो धीरे धीरे जो आर्य शब्द है वो आर्य का ही अपभ्रंश है, तो वही शब्द जो है प्रचलन में आया और उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, आर्य लिखना शुरू कर दिया। सर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि खुशीराम जी का आंदोलन जो है वो 1913 से शुरू हुआ था और लगभग जो है 100 वर्ष हो चुके हैं जनेऊ पहने हुए। तो जनेऊ पहनने के बाद भी आज भी 100 वर्षों के बाद भी वही छुआछूत विद्यमान है और आदमी जो पहले शिल्पकार थे जो, तो वही उनकी सामाजिक स्थिति आज भी वही है। सर जनेऊ पहनने से हमें कितना फ़ायदा हुआ? नहीं, जनेऊ पहनने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हमें नुकसान हुआ है जनेऊ पहनने से। अगर मैं अब पर खुद एनालिसिस करूं तो जनेऊ पहनने से हमारा नुकसान हुआ है। जनेऊ पहनने से हमें ब्राह्मणों के समान या उच्च वर्ग के समान, उच्च जातियों जिनको कहते हैं तथाकथित जो उच्च जातियां हैं, उनके समान सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन हम उनकी जो व्यवस्था थी उसके आदी हो गए। उसके बाद उसमें हमने उनके अनुसार संस्कार वगैरह ये सारी चीज़ें उनके अनुसार अपने आप में समाहित करनी शुरू कर दी। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा हुआ है, इससे जो भी हुआ है नुकसान हुआ है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो तथाकथित उच्च वर्ण है, जो तथाकथित उच्च जातियां हैं, तो वो जब तक अपने मानस पटल से अपने को ये जो जातिवाद का जहर है इसको नहीं निकालते हैं, तब तक ये चाहे आप कुछ भी पहनो, आप कितने भी शिक्षित हो जाओ, यहाँ देश का राष्ट्रपति भी दलित राष्ट्रपति कहलाता है, प्रदेश की मुख्यमंत्री भी अगर बनती है तो वो भी दलित मुख्यमंत्री कहलाती है, राज्यपाल भी दलित राज्यपाल कहलाता है। तो ये बड़ी समस्या है, ये एक मानसिक बीमारी है और जो हमारे समाज को एक दीमक की तरह खा रही है और धीरे धीरे समाज को डैमेज कर रही है। और मैं समझता हूँ इसलिए ये जब तक अपने मानस पटल से, अपने हृदय से, अपने दिल से इस बात को तथाकथित उच्च जातियां नहीं निकालती हैं, तब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी और ऐसा चलता रहेगा, ये जातिवाद का जहर खत्म नहीं होगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जनेऊ पहनने से हमारा कोई फायदा नहीं है। और अगर हम अपनी एक नई व्यवस्था निर्माण कर सकें, हम इस व्यवस्था में परिवर्तन करके अपनी एक नई व्यवस्था निर्माण कर सकें, तो हो सकता है उससे हमें फायदा मिलेगा। सर अगला सवाल सर ये है कि मुंशी जी को पर्वतीय अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। सर उन्होंने हमारे लिए शिक्षा में और हमारी सामाजिक स्थिति के लिए जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन आज का समाज मुंशी जी के बताए मार्ग पर नहीं चल रहा है। तो सर उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने शिल्पकार जी, ये आपका अच्छा सवाल है कि जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी हैं वो पर्वतीय अंबेडकर कहलाते हैं यहाँ पे। और वास्तव में वो उन्होंने उनके अनुसार ही काम किया। उनकी जो सोच थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से और ज्योतिबा फुले से मिलती हुई सोच थी। जो उन्होंने सोचा, चाहे पाखंडवाद को लेके, अंधविश्वास को लेके और या सामाजिक व्यवस्था का विरोध को लेकर के, ये सारी चीजें अगर हम मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को देखते हैं तो बाबा साहब से उनके काफी विचार मिलते जुलते थे। और इसी कारण से वो बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर थे। इसी वजह से जब 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस समय उन्होंने सरकार को यह तार भेजा था कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, न कि गांधी।
तो उन्होंने नहीं तो गांधी जी ने ये कहा था कि मैं डिप्रेस्ड क्लास का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का जो तार भेजा था यहाँ से, वो जब बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में पढ़ा उसको कि भाई वहाँ से भी ये पत्र आया है, तार आया है, तो उसके बाद सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर को हमारा प्रतिनिधि मान लिया और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में आया। सर, मुंशी जी ने जो हमारे समाज के लिए और कई सारे कार्य किए थे जो आम जनता तक, आम जनता को जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत उस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मुंशी जी जैसे मैंने बताया था कि वो प्रारंभ बाल्यकाल से ही उनका समाज सेवा में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और 15-16 वर्ष की आयु से उन्होंने काम शुरू कर दिया था समाज के लिए। तो धीरे धीरे करके उन्होंने जब शिल्पकार सभा के माध्यम से इस प्रकार से काम करना शुरू किया, उस समय यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा 1925 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी कराया दिल्ली डांडा में। वो उसमें कम से कम जो शक्ति अखबार है उस समय का, वो लिखता है कि 3000 के आसपास लोग थे उसमें, लेकिन जो उन्हीं के साथी रामप्रसाद टमटा जी थे, रामप्रसाद टमटा जी ने शक्ति को लिखा है कि उसमें जो हमारे पास रजिस्टर्ड लोग थे वो करीब 7400 थे, जो मैंने इतिहास की किताब में देखा। तो वो लिखते हैं कि 7400 थे, जबकि वो 3000 के आसपास दिखाए गए। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था समाज के लिए, और उसमें 21 सूत्री मांगे रखी थी, जिसमें उन्होंने छात्रवृत्ति हो गई और जो भूमिहीन शिल्पकार हैं उनको भूमि दिलाई, वो आज हरिनगर के नाम से जाने जाते हैं। या फिर उन्होंने शिल्पकार बैंक खोलने के लिए भी सरकार से कहा, छात्रवृत्तियां देने के लिए, स्कूल खोलने के लिए। तो शिक्षा के प्रति भी उनका बहुत बड़ा लगाव था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने एक अपना होटल भी, 10 कमरों वाला होटल भी दान दे दिया था अल्मोड़ा में, और उस होटल का जो वहाँ पर फिर बाद में स्कूल बन गया, आज उसको अल्मोड़ा इंटर कॉलेज के नाम से जानते हैं। तो लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो स्कूल भी खुला है वो मतलब उसका नाम मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के नाम से नहीं है। मेरे ख्याल से बाद में वहाँ पर फील्ड भी बना और उसका नाम भी टमटा जी के नाम से रखने की हुई, लेकिन नहीं हुआ। उनका धर्मशाला भी एक उन्होंने बनवाया वहाँ पे, तो धर्मशाला भी आज जीर्ण शीर्ण हालत में मतलब टूट गया है और सरकार ने खाली आश्वासन दे रही है। उनके नाम का जो धर्मशाला था वो भी लगभग खत्म है। और एक हॉस्टल भी उन्होंने बनाया था बच्चों के लिए, जिसको जो ज्ञानोदय नाम से जाना जाता है। वो हॉस्टल भी मेरे ख्याल से अभी जो है वहाँ मेन मार्केट से उसको हटा करके, पता नहीं किस कारण से उसको हटा दिया गया, ये भी हमें ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन उसको फलसीमा दूर अल्मोड़ा शहर से बाहर कर दिया गया। और जो उन्होंने 1925 में आंदोलन चलाया, उसमें सबसे बड़ी 25 में जो सम्मेलन कराया शिल्पकारों का, उसमें उस समय ये उत्तर प्रदेश में था, जो इधर आसपास जिले थे, अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल। तो इनमें यहाँ के सारे शिल्पकारों ने उसमें प्रतिभाग किया, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की। उस समय आवागमन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इतने करीब 7500 की जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो इतिहास की किताब में मैंने देखा, तो इतना लोगों को पैदल यात्रा करी होगी, कैसे करा होगा, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा आंदोलन है। तो इसको उन्होंने करा और उसके साथ उन्होंने, जैसे शुरू में हम देखते थे कि यहाँ रानीखेत में तो अंग्रेजों की रेजिमेंट थी, तो यहाँ तक गाड़ियाँ चलती थी, यहाँ से अल्मोड़ा के लिए कोई आवागमन की सुविधा नहीं थी। लेकिन उन्होंने वो जो है म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, उन्होंने यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मतलब ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की। और साथ ही उन्होंने गोंडा क्षेत्र में जो वहाँ पर डिप्रेस क्लास के जो लीडर थे, तो उनको इकट्ठा करने का काम किया, और वहाँ पर वो इतने लोकप्रिय हो गए कि उनको उस गोंडा क्षेत्र से निर्विरोध विधायक बना दिया गया था। तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके जन्मदिवस पर उनको याद करते हैं। सर, शिल्पकार बिगुल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम, जय मूल्यासी। सर, आपने मुझे बहुत समय दिया, आपने मुझे चैनल को बुलाया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार समाज के जो विभिन्न मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आगे ला करके समाज के लिए काम करेंगे। हमारी आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और धन्यवाद। आपने